नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गपशप, कानाफूसी और चर्चा पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। आज सबसे पहली खबर ब्यूरोक्रेसी की, एक ऐसे अफसर की जिसकी किस्मत पर बहुत लोगों को रंज हो सकता है क्योंकि उसकी किस्मत इतनी अच्छी है। हालांकि वो अपने काम से भी नाम कमा रहा है, लेकिन सरकार की नज़रों में उसके नंबर इतने बढ़े हुए हैं कि वो लगातार प्रमोशन भी पाता है और प्रतिनियुक्ति भी पाता है। बात उस अफसर की जिसके लिए लखनऊ से दिल्ली तक कई सारे नियमों को दरकिनार कर दिया गया और वो लगातार मुरादाबाद के मंडल आयुक्त बने हुए हैं। आंजनेय कुमार सिंह, जो कभी रामपुर के डीएम रहे, वो 4 बार से लगातार प्रतिनियुक्ति पा रहे हैं। 5 साल के लिए वो उत्तर प्रदेश में आए थे, लेकिन उनको 2015 के बाद से 2024 आ गया, यानी कि 9 साल हो गया और वो यूपी में ही जमे हैं। अमूमन 5 साल बाद प्रतिनियुक्ति वाले अफसर अपने राज्य के मूल कैडर में वापस लौट जाते हैं, लेकिन आंजनेय कुमार सिंह की लोकप्रियता बीजेपी की सरकार में इतना ज़्यादा है कि उनको यहाँ सरकार छोड़ने का उसका दिल नहीं कर रहा है। आंजनेय कुमार सिंह इस समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सबसे लाडले अफसर हैं, क्योंकि उन्होंने आजम खां की सत्ता को ध्वस्त कर दिया। लेकिन आजम खां पर आने से पहले आपको बताएं कि आंजनेय कुमार सिंह 2005 बैच के आईएएस अफसर हैं और ये सिक्किम कैडर के अफसर हैं। 2015 में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान आंजनेय कुमार सिंह यूपी आए और अखिलेश यादव की सरकार में ही उनको बुलंदशहर का डीएम बनाया गया था। और आज उसके बाद आप देख ही रहे स्थिति। तो जिसे अखिलेश ने अपनी सरकार में डीएम बनाया, उसी आंजनेय कुमार सिंह के राज में आज आजम खां का पूरा कुनबा जेल चला गया। उनकी बनाई हुई तमाम सारी इमारत जमींदोज हो गई। उनके कैरियर में इतने झटके कभी नहीं लिखे थे जब 80-90 उनके ऊपर मुकदमे लग गए। तो ये सब का श्रेय आंजनेय कुमार सिंह को जाता है। रामपुर में आजम खां ने जब चुनाव आचार संहिता लगी थी, तब एक बयान दिया कि ये डीएम क्या होते हैं, सब तनखैया हैं और ये सब रुमाल से नेताओं के कपड़े साफ करते हैं। ये बात उस समय की सरकार में जब योगी ने शपथ ली तो काफ़ी चर्चा में रही। चुनाव के दौरान ही आजम खां ने प्रधानमंत्री मोदी और योगी पर भी काफ़ी तल्ख टिप्पणियां की थी, जिसका खामियाजा फिर उनको आज तक भुगतना पड़ रहा है। आजम खां सीतापुर जेल में है, करीब 5 साल से ज़्यादा उनको जेल में हो गए। बीच में थोड़े दिन के लिए वो छूटे थे। उनकी पत्नी, उनका बेटा, वो सब जेल में है। और आजम खां के बेटे की विधायकी भी आंजनेय कुमार सिंह की ही रिपोर्ट पर गई थी, जिसमें प्रमाण पत्र में उम्र कम थी। आंजनेय कुमार सिंह को वैसे तो 2020 में चले जाना चाहिए था, लेकिन उनकी प्रतिनियुक्ति कभी 1 साल, कभी 6 महीना, फिर 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल, इस तरह से बढ़ती रही। आंजनेय उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के सलाहाबाद गांव के ही रहने वाले हैं, तो यूपी से उनका लगाव स्वाभाविक हो गया। यहाँ पर जब यही पैदा हुए, बीएचयू में वो पढ़े भी हैं। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आंजनेय सिंह कुछ समय तक पत्रकार भी रहे, माने कि पत्रकारिता कोर्स भी किया इन्होंने, और 1 साल करीब इन्होंने लिखा पढ़ी की अखबारों में। बाद में इनका मन नहीं लगा तो फिर ये चले गए दिल्ली, वहाँ पर आईएएस पीसीएस की तैयारी करने के लिए। लेकिन अभी जब पिछले 14 अगस्त को उनका प्रतिनियुक्ति का समय समाप्त हो गया, तब उन्होंने अपना चार्ज छोड़ दिया था और वो लंबी छुट्टी पर चले गए थे। लेकिन अभी 24 तारीख को फिर उनका 1 साल का कार्यकाल प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने का आ गया केंद्र सरकार से। तो अब आंजनेय सिंह 2025 तक अगस्त के
यूपी में रहेंगे। तो जौहर यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा, जिसकी ज़मीनों को मुक्त कराया गया, कई सारी बिल्डिंगों को तोड़ी गई, कई सारे रिसोर्ट बने थे वो सब तोड़े गए। तो ये पूरा परिवार ही आजम खां का एक तरह से कहा जाए वो नष्ट हुआ। तो उसके पीछे आंजनेय कुमार सिंह चर्चा में आए। वैसे अगर आप अधिकारी के रूप में देखेंगे तो आंजनेय सिंह का जो कार्यकाल है वो बेदाग है, और वो साफ सुथरे अफसर के तौर पर भी काफ़ी नाम कमाए हैं। भेष बदलकर छापा मारने के लिए वो कई बार चर्चित रहे हैं। गरीबों और किसानों के मददगार अफसर के तौर पर भी उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। और यही सब कारण है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में चाहे जो कहा जाए कि एक अफसर ने आजम खां का किला ध्वस्त कर दिया, ये एक ऐसा अफसर है जैसा यूपी में कोई नहीं है, ये सब तो देखिए मीडिया में कहने वाली बातें हैं। कोई अफसर बहुत ताकतवर नहीं होता है, ताकत उसे सरकारें देती हैं। कोई अफसर बुलडोजर नहीं चला पाता, सरकारें बुलडोजर चलवाती हैं। वो तो दस्तखत करता है, नाम होता है किसी और का। कहते नहीं है कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अब बात एक संवैधानिक पद की, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की। आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, उनका कार्यकाल इसी पिछले जुलाई में समाप्त हो चुका है। यानी कि जब तक किसी नए राज्यपाल की तैनाती नहीं होगी तब तक वो इस पद पर बनी रह सकती हैं, या उनको फिर से दोबारा राज्यपाल के रूप में केंद्र सरकार तैनात करें। अगर राज्यपाल के रूप में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड बना सकती हैं। वो उसी ओर बढ़ रही हैं, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश में जो अब तक राज्यपाल हुए हैं उसमें से एक व्यक्ति ऐसा रहा है जो 5 साल 2 महीने तक इस पद पर रहा है। वैसे आनंदीबेन पटेल के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो गुजरात की मुख्यमंत्री रही हैं, और उत्तर प्रदेश से पहले मध्य प्रदेश की भी वो राज्यपाल रह चुकी हैं। अगर वो 27 सितंबर 2024 तक इस पद पर रहती हैं तो वो सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने के रिकॉर्ड को बना देंगी, क्योंकि उनसे पहले इस रिकॉर्ड पर बीजी रेड्डी, जिनका नाम है बेजवाड़ा गोपाला रेड्डी, वो 5 साल 2 महीने तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। गोपाला रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे, और वो जब राज्यपाल थे तब ये काफ़ी पुरानी बात है, 1967 से 1972 के बीच वो यूपी में राज्यपाल के पद पर तैनात थे। तो वो मुख्यमंत्री भी थे और यूपी के राज्यपाल रहे और रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। एक समानता यहाँ पर आनंदीबेन पटेल के साथ भी है कि वो गुजरात की भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और यूपी में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने का वो रिकॉर्ड बनाने वाली हैं। एक रिकॉर्ड तो वो 2 दिन बाद ही तोड़ने वाली हैं। 5 साल 1 महीने का दूसरे नंबर पर हैं CPN सिंह, वो 5 साल 1 महीना यूपी के राज्यपाल थे। तो आनंदीबेन पटेल 27 तारीख को उस रिकॉर्ड को तोड़कर नंबर 2 पर आ जाएंगी। अगर वो उसके बाद 27 सितंबर तक पद पर रहती हैं तो वो गोपाला रेड्डी का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगी और यूपी में सर्वाधिक लंबे समय तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड उनके नाम जाएगा। वैसे एक बात तो किताब में भी लिखी है और हर कोई पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होती है, केंद्र सरकार की मर्जी पर होती है। लेकिन केंद्र सरकार जब तक उस राज्य में कोई नया राज्यपाल तैनात नहीं करती है तब तक राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी वो वहाँ पर कार्य करते रहते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि केंद्र सरकार ने अभी पिछले दिनों 11 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की थी। तब ये माना गया कि इसी में यूपी को भी नया गवर्नर मिलेगा, लेकिन उस सूची में यूपी का नाम नहीं था। तो अब जानकार लोग ये मानने लगे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में काफ़ी कुछ स्थितियां बदली हैं और उस लिहाज से
आनंदीबेन पटेल का इस पद पर बने रहना जरूरी है, तो शायद इसलिए भी वो राज्यपाल के रूप में कंटिन्यू करें और कोई नया व्यक्ति यहाँ राज्यपाल ना बने। हालांकि ये सब केंद्र सरकार की इच्छा पर है, लेकिन देश में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड में 6 साल तक लगातार राज्यपाल रही हैं। तो अगर मोदी सरकार ने चाहा तो शायद आनंदीबेन पटेल इन सब का रिकॉर्ड तोड़कर देश में नंबर 1 राज्यपाल तो बन ही सकती हैं। वैसे यूपी का रिकॉर्ड तोड़ने में उनको सिर्फ 1 महीना चाहिए और देश का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 1 साल चाहिए। हालांकि अगर आप राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के 5 साल के कार्यकाल पर नज़र डालेंगे तो उत्तर प्रदेश के राजभवन में वो एक शालीन राज्यपाल के तौर पर राज्यपाल की गरिमा के अनुरूप सभ्यता के साथ उन्होंने यूपी की सरकार में अपना योगदान दिया है। योगी आदित्यनाथ के साथ उनके अच्छे लगातार संबंध रिलेशन रहे हैं और यूपी की सरकार को चलाने में आनंदीबेन पटेल ने हमेशा सक्रिय योगदान दिया है। अब बात सबसे चर्चित खबर की, यूपी की सियासत में जिसने सबको चौंका रखा है, जो 2 विपरीत ध्रुव थे, जो एक दूसरे के बारे में कहा जाता था कि बहुत मनमुटाव है, एक दूसरे के लिए जिनके मन में तमाम सारे नाराज़गी भरी है, वो अचानक से बाजी पलट गई। वो एक दूसरे के करीब आ गए, तारीफ करके पुल बांधने लगे। बीजेपी में बात आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बीच लगातार पनप रहे प्रेम मोहब्बत के रिश्तों पर है। बीजेपी में हर कोई हैरान है कि केशव मौर्य ने 7 साल बाद अचानक से सीएम योगी की तारीफ में मंचों से लगातार कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि केशव मौर्य सीएम योगी के अचानक से मुरीद हो गए हैं। भाजपा की सियासत में इसे आप हाईकमान के निर्देश के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि मुख्यमंत्री 5 कालिदास आवास पर रहते हैं और केशव मौर्य 7 नंबर के आवास पर रहते हैं। 5 और 7 कालिदास के बीच 7 कदमों का ही फासला है, लेकिन पिछली 2 सरकारों में यह फासला कई किलोमीटर का नजर आया, काफ़ी लंबा नजर आया। लेकिन फिर अचानक से वो समय आया कि केशव मौर्य ने मिर्जापुर में एक सभा में योगी को देश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। इस घोषणा को युद्ध विराम के तौर पर भी माना जा सकता है और सियासत में तमाम अलग नज़रिया रखने वाले लोग इसको और तरीकों से भी देखते हैं। इसके 2 पहलुओं पर विचार भी कर रहे हैं लोग। एक तो ये कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिया, झुक गए, झुका दिया। एक पक्ष ये कहता है कि शायद इसके पीछे कोई रणनीति है, केंद्र का कोई निर्देश है और केशव के मन में अचानक से योगी के लिए इस प्रेम का उत्पन्न होना बीजेपी के लिए भविष्य में किसी बड़े हलचल राजनीतिक कोई इसमें निहितार्थ छिपे हुए हैं। और सियासत को लेकर ये कहा भी जाता है कि ये सियासत है, माहौल बनाए रखिए, दिल मिले न मिले लेकिन हाथ मिलाए रखिए। हाथ मिलाना, दिल मिलाना, लड्डू खिलाना, उससे पहले हम आपको थोड़ा पीछे ले जाते हैं। जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की 2017 में पहली बार सरकार बनी, मुख्यमंत्री लोक भवन में बैठने लगे और उस समय एनेक्सी में पंचम तल जो था पुराना वो खाली हो गया, तो वहाँ केशव मौर्य की पट्टी लग गई थी। नेम प्लेट उस कमरे में लग गई जहाँ सीएम बैठते थे। उस पट्टी को हटाने के बाद से ही सारा विवाद शुरू हुआ और उसके बाद से जो मनमुटाव था, तनातनी थी, वो लगातार चलती रही। केशव मौर्य डिप्टी सीएम बने, जो उनका पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था, उस पर भी मुख्यमंत्री और सरकार ने काफ़ी शिकंजा कस दिया था, जिसको लेकर भी कई बार सरकारी कामकाज के बहाने विस्फोट होते रहते थे। जब 2022 का चुनाव हुआ विधानसभा का, तो वहाँ केशव मौर्य सिराथू से चुनाव हार गए।
एक बात ये भी आई कि सरकारी मशीनरी ने उसमें नकारात्मक भूमिका लगाई और उसका आरोप भी लगा। हालांकि चुनाव हार जीत को भूलकर लोग आगे लोकसभा की तैयारी में लग गए। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का केशव मौर्य को लगातार आशीर्वाद मिलता रहा, जिसके चलते वो दोबारा डिप्टी सीएम बने। और हालांकि विभाग उनके बदल दिए गए, लेकिन वो विवादों से भी बच गए। पीडब्ल्यूडी जो काजल की कोठरी थी जिसमें इतने दाग लग जा रहे थे, उससे निकलकर केशव मौर्य साफ सुथरे हो गए, उजला पक्ष आ गया, चमकने लगे। और लोकसभा में जब बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अपेक्षित सफलता नहीं मिली, हार हो गई, तब केशव मौर्य अचानक से कई बैठकों में नहीं गए। ऐसा माना जाने लगा, सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चलने लगी कि कोई बड़ा बवाल होने वाला है। केशव इसी दौरान कई बार दिल्ली गए, शीर्ष नेताओं से भी मिलते रहे। सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच मतभेद के गहराने की खबरें तेज होने लगी। तेज होते होते फिर बैठ गई, फिर अचानक से प्रेम आ गया। अब जो पर्दे के पीछे रहकर सोशल मीडिया पर योगी हटाओ मुहिम की जो हवाएं चल रही थी, वो हवाएं ठंडी पड़ गई। तमाम आंधी तूफान उठे, भूकंप आए, उसके बाद भी योगी अपनी कुर्सी पर विराजमान रहे। सब कुछ होता देख केशव का भी हृदय परिवर्तन हो गया। हालांकि सियासी लोग इस हृदय परिवर्तन को भी शंका की दृष्टि से देखते हैं। कहा जाता भी है कि कई बार लड़ने से अच्छा है कि प्रेम में रहिए, भाग्य में, किस्मत में जो होगा वो मिलेगा। लड़कर जो चीज़ हासिल नहीं होती है वो प्रेम से भी मिलती है। हालांकि केशव मौर्य और योगी के बीच बढ़ रही इस मधुरता पर एक फिल्म का एक गाना है जो आज बड़ा सटीक बैठता है कि कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। वो भी एक इत्तेफाक की बात थी, ये भी एक इत्तेफाक की बात है। अब बात भाजपा सरकार के कुछ अफसरों की जिनके हाथ में पूरा कंट्रोल है। कहा जाए तो करीब 550 अफसर उत्तर प्रदेश में आईएएस कैडर में मौजूद हैं। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी, चाहे 2017 की पहली वाली सरकार हो, चाहे 2022 की ये दूसरी वाली सरकार हो, हमेशा ये कहा गया कि भाई अफसरों का पल्ला भारी है। और तब से लेकर आज तक आंधी तूफान के बाद भी ब्यूरोक्रेसी के कई ऐसे पेड़ हैं जो थोड़ा बहुत डगमगाए तो, लेकिन गिरे नहीं, वो कायम हैं और खुद भी वो बट वृक्ष बन चुके हैं। बात भाजपा सरकार के 7 साल के कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण अफसर हैं, आज उनकी बात होगी, क्योंकि योगी सरकार में ये अफसर महत्वपूर्ण पदों पर लंबे समय से जमे हुए हैं। आप ये कह सकते हैं कि यूपी के ये सबसे पावरफुल अफसर हैं जो इस योगी सरकार को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। अगर आज आप वर्तमान अफसरों पर नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि 10 ऐसे अफसर हैं जो योगी सरकार में सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। 10 मतलब एसीएस और प्रमुख सचिव रैंक में। यूपी में वर्तमान में करीब 40 अफसर अपर मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख सचिव रैंक में मौजूद हैं। लेकिन 10 के पास ही सारी ताकत है, असली ताकत इन्हीं के पास है और वही मुख्यमंत्री के भरोसेमंद भी हैं। पंचम तल में एसपी गोयल मुख्यमंत्री के पिछले 7 सालों से एसीएस हैं। कोई बड़ा विभाग उनके पास नहीं है, वो नागरिक उड्डयन को अगर आप छोड़ दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री के विश्वसनीय और विश्वास पात्र होने के नाते उनका पूरे प्रदेश में एक अलग नाम है, एक अलग प्रभाव है। गोयल सिंगल मैन हैं, उनके बारे में कहा जाता है। लेकिन उनके अलावा भी कुछ ऐसे अफसर हैं जिनके बारे में आप जानेंगे तो कहेंगे क्या इनका भी इम्पोर्टेंट रोल है। संजय प्रसाद मुख्यमंत्री के कार्यालय में हैं, वो भी योगी के बहुत भरोसेमंद अफसर हैं। और एम देवराज और बीना कुमारी मीना, इन 2 की नई एंट्री हुई है जो भरोसेमंद टीम वाली लिस्ट है, उसमें 2 नए आईएएस अफसरों की एंट्री हो गई है। 10 में से ये भी जोड़ लीजिए आप, क्योंकि
जब अवनीश अवस्थी रिटायर हुए तो उसके बाद से योगी के पास कुछ भरोसेमंद अफसरों की लगातार कमी दिखती है। तो ऐसे में कोई अफसर उनके लेवल का टक्कर लेने वाला नहीं दिखा। अब अवनीश अवस्थी के जाने के बाद सरकार के सामने दीपक कुमार का नाम आ गया। वो संजय प्रसाद को रिप्लेस करके उनको गृह विभाग दिया गया। 2-3 विभाग उनके पास हैं। फिर इसी कड़ी में अनिल गर्ग ने भी भरोसा हासिल कर रखा है। पिछले 4-5 सालों से सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव हैं। अमृत अभिजात नगर विकास में है, वो भी योगी के काफ़ी भरोसेमंद हैं। अभी कुंभ का मेला भी उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है कराने की। और इसके अलावा आप देखेंगे तो पार्थसारथी सेन शर्मा, जिनके पास स्वास्थ्य का संपूर्ण काम है, वो भी हैं इसी में। और देवराज को भी नया अभी एंट्री मिली है और कई बड़े विभागों के साथ मिली है। नियुक्ति है, सेल टैक्स है, जीएसटी है, सब उनको मिली है। अजय चौहान के पास भी पीडब्ल्यूडी जैसा सबसे बड़ा महकमा उत्तर प्रदेश का है। आलोक कुमार जो नियोजन, तो कहते हैं कि बड़ा नियोजन खराब विभाग है, लोगों को समझ में नहीं है, लेकिन उनके पास खाद्य रसद भी है। और पीडब्ल्यूडी से ज़्यादा बड़ा महकमा भवन निर्माण का है, जिसका 25-30 हज़ार करोड़ का काम होगा यूपी में। तो आप कह सकते हैं कि यही 10 अफसर हैं जिनके पास 2-2, 3-3, 4-4 विभाग हैं और सारे महत्वपूर्ण विभाग इन्हीं अफसरों के पास हैं। तो यूपी में एसीएस और प्रमुख सचिव लेवल में 40 अफसर हैं, लेकिन 10 के पास ही सारा हिसाब किताब है। दोहरा चार्ज, तेहरा चार्ज, जब भी मौका आवे सारा चार्ज इन्हीं 10 में से इर्द गिर्द बटता है। तो ये सरकार में जो लोग कहते हैं कि अफसरों की कमी है, उनके सामने 10 के साथ 30 और नाम हैं, लेकिन उन नामों में किसी को बताया जाता है कि इनके ऊपर दाग है, किसी को बताया जाता है ये काम नहीं करते हैं। अब जो 40 में 30 बचे हैं, वो तो यही सोच रहे होंगे कि हम तो 4 साल हो गया, हम तो 5 साल हो गया, कोई भाषा में पढ़ा है, कोई सामान्य प्रशासन में पढ़ा है, कोई रेवेन्यू बोर्ड में पढ़ा है, कोई होमगार्ड में पढ़ा है, उसका किस्मत खुली नहीं रही है। तो ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि यूपी में ब्यूरोक्रेसी में सीनियर लेवल पर अफसरों की ज़्यादा कमी नहीं है, खाली बात पसंद और नापसंद की है। और इसी वजह से 10 तो ऊपर हैं और 30 किनारे हैं, और ये चलता रहा हमेशा और चलता रहेगा। फिलहाल चलिए पावर सेंटर के अंत में अब हम आपको मुनव्वर राना का एक शेर है इन्हीं अफसरों से जुड़ा हुआ, कि जो कभी बहुत ताकतवर थे, जिलों के मालिक थे, विभागों के मालिक थे, तरह के अफसरों पर ये लाइनें हैं, सुनिएगा कि कागज़ के बने ताजमहल बेच रहे हैं, जो बाग के मालिक थे वो फल बेच रहे हैं, और क्या दाम मोहब्बत में लगेंगे नहीं मालूम, इस चीज़ को हम पहल बेच रहे हैं। और खा के वतन देख तो ले आँख उठाकर कि रोटी के लिए मीर गजल बेच रहे हैं। नमस्कार।